ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग जो है वो खोरठा का अध्ययन में हम लोग अब जो भी हमारे साहित्यकार हैं उनके जीवनी के बारे में देखेंगे। तो आज हमारे जो पहले साहित्यकार हैं जिनको आज हम लोग देखने जा रहे हैं उनका नाम है श्रीनिवास पानूरी, है ना। तो आज हम लोग श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में जानेंगे, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1920 को हुआ था और जिनका निधन इस दुनिया को अलविदा जो है वो 7 अक्टूबर 1986 को कहे, है ना। तो चलिए देखते हैं श्रीनिवास पानूरी जी के बारे में और उनके अच्छाइयों के बारे में। और ऑब्वियसली अगर कोई आदमी है तो अच्छाई के साथ साथ कुछ बुराइयां भी हैं, लेकिन जब हम लोग किन्हीं का जीवनी पढ़ते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि उनके कमियों को नहीं दिखाया जाता है। खैर, खोरठा भाषा के भीष्म पितामह के नाम से विख्यात। तो खोरठा भाषा के भीष्म पितामह जो है, जो मतलब एक महाभारत आप लोग जानते हैं, महाभारत जो हमारा महाकाव्य है, ठीक है ना, उसमें भीष्म पितामह के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, जिनको दादाजी हैं, अर्जुन के दादाजी हैं, भीम, अर्जुन, ये दुर्योधन, ये सभी के दादाजी हैं, है ना। तो वही जो है वो श्रीनिवास पानूरी जी को भी भीष्म पितामह बोला जाता है, खोरठा भाषा का भीष्म पितामह। अपनी लेखनी के माध्यम से जो है श्रीनिवास पानूरी जी खोरठा जगत में ध्रुव तारा की भांति चमके रहे हैं, है ना। तो जो खोरठा भाषा में अपना लेखन करके वो ध्रुव तारा की तरह चमकते रहते हैं। चमकते रहना, जैसे ध्रुव तारा जो है बाकी तारा फेड हो जाएगा, लेकिन ध्रुव तारा हमेशा जो है ब्राइट चमकता है ना। ठीक उसी प्रकार खोरठा में उतने सारे वो लिखे हैं कि वो लिखने के कारण उनके ऐसे ऐसे कहानियाँ, उनके जो लेख हैं, उसके कारण खोरठा में जो है वो अभी भी ध्रुव तारा की ओर जैसे चमकते हैं। उनकी कृतियाँ देश समाज का मार्गदर्शन का कार्य कर रही हैं। ऑब्वियसली जब भी कोई साहित्यकार लिखता है तो उसका मकसद बहुत बड़ा होता है। उसका मकसद होता है कि वो कुछ ऐसा समाज को दे सके जिससे समाज में कोई अच्छा परिवर्तन हो, समाज उसका जो है वो सम्मान करे, ठीक है ना, समाज जो एक अच्छे रास्ता का अख्तियार करे। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि वो जो है वो उनकी कृतियाँ जो है, उनका जो लेखन कार्य है वो आज भी देश समाज का मार्गदर्शन कार्य कर रही हैं। और हम लोग आगे देखते हैं तो आगे लिखा हुआ है कि आपका जन्म 25 दिसंबर 1920 को हुआ है। तो हम लगता है गलती से उस समय 26 दिसंबर पढ़ दिए थे, यहाँ लिखा हुआ है 25 दिसंबर। तो इनका जन्म जो है वो 25 दिसंबर 1920 को बरवड्डा धनबाद में हुआ है ना। तो बरवड्डा धनबाद में श्रीनिवास पानूरी जी का जन्म हुआ है। और पिता का नाम है शालिग्राम पानूरी, माता का नाम है दुखनी देवी, है ना। और उनकी माता दुखनी देवी थे। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मैट्रिक तक की ही शिक्षा प्राप्त कर सके। और जबकि बात कर रहे हैं हम लोग 1920 ईस्वी में जब जन्म हुआ था, तो इनका मैट्रिक जो है कम से कम 35 के आसपास हो गया होगा। तो आप उस समय की स्थिति की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि जब अंग्रेज़ों के अधीन में था यहाँ का कार्यभार तंत्र, है ना। अगर उस समय वो मैट्रिक किए हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर हम लोग इसको उससे हट करके देखें, जैसे बहुत सारे लेखक को खुश करने के लिए या उनका महिमा मंडन करने के लिए हमेशा आर्थिक स्थिति को जोड़ दिया जाता है। आज हम लोग इसको थोड़ा अलग तरीके से पढ़ते हैं। मतलब आप खुद समझ के देखिए कि जब भारत जो है वो अंग्रेज़ों के अधीन में था, ठीक है, यहाँ का पॉलिटिकल व्यवस्था जो है वो अंग्रेज़ों के पास था, नीति माता जो है वो अंग्रेज़ थे। तो उन लोग कहाँ तक पढ़ाना चाहते थे? वो लोग वहीं तक पढ़वाना चाहते थे जहाँ तक कि उनका फ़ायदा हो। वो ज़्यादा भी नहीं पढ़ाना चाहते थे कि यहाँ के लोग जो है वो तर्क वितर्क करने लगे, है ना, अंग्रेज़ों का रहना मुश्किल हो जाए। तो वही चीज़ हम भी बोल रहे हैं कि मतलब सिर्फ आर्थिक स्थिति हम लोग नहीं देखते हैं, बल्कि ये देखते हैं कि उस समय वो मैट्रिक तक की शिक्षा प्राप्त कर लिए थे, जो बहुत बड़ी बात थी, है ना। जीविकोपार्जन के लिए पान की गुमटी में पान बेचने का काम करने लगे और अपनी जीवन यापन करने के लिए जो है वो पान की गुमटी में, तो गुमटी जानते हैं, गुमटी किसको बोला जाता है? तो बाहर छोटा छोटा दुकान होता है, टीना वगैरह का बनाया जाता है, तो वहाँ पे जो है वो पान बेचने का काम करने लगे। किंतु खोरठा भाषा के प्रति इनका अगाध प्रेम था। ऑब्वियसली झारखंड में जो है वो धनबाद वगैरह जो छोटा नागपुर जनरली है, यहाँ पे खोरठा भाषा, नागपुरी, ये सब मिलती हुई भाषा है। तो खोरठा भाषा जो है मुख्य मातृभाषा है। मातृभाषा मतलब जन्म लेकर के जो भाषा को हम लोग बोलना स्टार्ट करते हैं उसको मातृभाषा बोला जाता है ना। तो वही लिखा हुआ, इस प्रेम ने पानूरी जी खोरठा भाषा को अनेक रचना प्रदान की। और इसी प्रेम के कारण जो है वो पानूरी जी हैं खोरठा भाषा के अनेक रचना की है, ठीक है। हिंदी साहित्य के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो कार्य किया, तो हिंदी साहित्य में जब हम लोग हिंदी भाषा का अध्ययन करते हैं तो एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो कार्य किया वही कार्य खोरठा के लिए श्रीनिवास पानूरी ने किए, है ना। वही कार्य जो है वो श्रीनिवास पानूरी ने ये काम जो है वो किए।
7 अक्टूबर 1986 को संसार को छोड़कर चले गए, किंतु उनके द्वारा लिखी खोरठा रचना आज भी इन क्षेत्रों में उजाला प्रदान कर रही है और उनकी कृति के उनका नाम युग युगांतर तक रहेगा, और उनकी कृति के नाम, उनका साथ जो है वो युग युगांतर तक रहेगा। तो चलिए उनकी कुछ कृतियाँ को देखते हैं और उनकी कृतियाँ को कुछ कुछ याद रखिएगा आप लोग। मेघदूत एक पुस्तक है, मेघदूत, जिनका वो अनुवाद किए हुए हैं खोरठा में। राम कथा अमृत है, बाल किरण, आँखी के गीत, रखते रांगल पाखा, मातृभाषा, जो पत्रिका है, पत्रिका मतलब जो मंथली निकलता है, एनुअली निकलता है, डेली बेसिस पे निकलता है, खोरठा ये भी पत्रिका है। चाबी काठी ये नाटक है ना, चाबी काठी बहुत बढ़िया नाटक है जो हम लोगों को पढ़ना भी है खोरठा के सिलेबस में, श्रीनिवास पानूरी जी का। एक है उद्भासल कर्ण, ये नाटक है, इसमें जो है वो कर्ण को कितने जगह बेइज्जत होना पड़ा है ना, वही है उद्भासल कर्ण, कितनी उनको सहना पड़ा समाज में, ये सारी कुछ। उद्भासल कर्ण के बाद जो है वो सवले बीस एक कविता संग्रह है ना, तो ये सारी जो है उनकी रचना है, कृतियाँ हैं। श्रीनिवास पानूरी जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, किंतु खोरठा भाषा और इस भाषा के प्रति उसके अगाध प्रेम ने अपनी भावना को कागज पर उकेरते रहे, उकेरते मतलब लिखते रहे। उनकी कविता में ऐसी शक्ति होती थी कि वह अपने श्रोता या पाठक के हृदय में भी वही भावना उत्पन्न कर देती थी जो कवि के हृदय में उठती थी। और ये एक बहुत बड़ी बात है, जो आपके मन में इमोशंस आ रहे हैं, जो आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं, वो किसी और के मन में जो है वो वैसे ही आप एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, उनके मन में भी वही भावनाएं चल पा रही हैं। तो इससे बड़ी उपलब्धि और एक कवि के लिए क्या हो सकती है। अपनी भावनाओं को सुंदर सरल भाषा में जनता के हृदय में उथल पुथल मचा देने की शक्ति रखते थे। उनकी कल्पना अनूठी थी, वे संसार की वस्तुओं को अपनी दिव्य आँखों से देखते थे। आकाश में टिमटिमाते हुए नक्षत्रों में यामिनी कामनी के कंठहार के बिखरे हुए मोतियों को देखने की शक्ति थी। समाज में उठने वाली ब्यार को कविता में अत्यंत रोचक एवं आकर्षक रूप देकर आभार बना देने की शक्ति, जो आज हमारे उनकी रचनाओं में देखकर अनुमान लगा सकते हैं। तो ये सारी जो है वो उनके कवि मतलब कविता को लेकर के तारीफ है ना। चलिए एक दो कविता उनका है, उनका कुछ कुछ रचना जो है वो जिस तरह का लिखते थे उसको हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अवला पत्नी के वियोगे सुख गेल एते, जे ओकर हाथे सोना वाला गिरल खैस, ताव से कामी अछ, कोनो रकम घूर मिलन आसे दिन गैन गैन। इसका मतलब हुआ कि जो अबला पत्नी है वो वियोग से मतलब दुख से इतना सूख गई कि जोकर हाथ के सोना का बाला भी गिर जाता है। तो हाथ जैसे जो पहले जो मजबूत था, पूरा हाथ में जो मांस वगैरह थे, मसल्स थे, अब वो वियोग में दुख में इतना सूख जाता है कि हाथ का बाला भी अपने आप गिर जाता है। ताव से कामी अक्ष, तब भी वो कामी अक्ष जो अक्ष यक्षिणी होता है, कोन्हो रकम घूर मिलन आसे दिन गैन गैन, तो किसी तरह जो है वो आशा रखती है फिर से मिलने का, दिन गिन गिन करके। पार करल 8 मास, और 8 महीना उसी तरीके से पार करती है कि अब उनका मिलन फिर से होगा। किंतु अले जखन आषाढ़ के प्रथम दिन, लेकिन जब आषाढ़ का प्रथम दिन आता है और हाथी जैसन रिलहक संगे खेल करते मेघ के, तो जब आषाढ़ के टाइम में देखते हैं बारिश बहुत तेज का होता है, तो हाथी जैसन जो है बाग मेघ आता है, देखल अपन पहाड़ ऊपर, तो जब वो पहाड़ के ऊपर देखती है कि अरे इतना ज़बरदस्त बारिश होने वाला है तो वो कैसे मिलेंगे, टूट गेल तखन ओकर धीरजक बांध, तो उस समय उसका धीरज का बांध जो है वो टूट जाता है। तो समझ सकते हैं कि मतलब कितना मतलब उनके कविता में जो है डेप्थ है। श्रीनिवास पानूरी जी की कविताएं मुख्यतः झारखंडी समस्याएं जैसे गरीबी, बेरोजगारी और शोषण आदि समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए लोगों से आह्वान करते देखा जा सकता है। तो देखिए वो कैसे करते हैं। सो वो बोलते हैं, मानभूम के माटी तरे, तो मानभूम मतलब छोटा मानभूम जो है वो धनबाद वगैरह क्षेत्र जो है छोटा मानभूम का क्षेत्र आता है, तो वही बोलते हैं कि मानभूम के माटी तरे ताऊ पेटेक जलान, हीरा मोती मानिक फरे, मानभूम के लोक में मोरे, है ना। तो बोलना चाहते हैं कि मानभूम के माटी तरे, है ना, ताऊ पेटे के जलाएं तो पेट को जलाते हैं, हीरा मोती मानिक फरे, यहाँ सब कुछ होता है, हीरा मोती मानिक सब कुछ मिलता है, फिर भी मानभूम के लोके मोरे, लेकिन इतना सब कुछ होने भी के बाद भी मानभूम में ही सब कुछ होता है और मानभूम के ही लोग मारे जाते हैं। खैट खैट दिन रात बेचारा लोग खटता है, यहाँ की महिलाएं खटती हैं। ककर न खाए पेट भात, ठीक है, उसके बावजूद भी पेट भात न खाए। केकर नाय दीही लुगा, ककर कापे जोड़ेगा, ककर मूले बहराए खन छोलल छोलल बात, है ना। तो वही बोल रहे हैं
कि बोल केकर नाय देही लुगा, है ना, तो बोल किसी के भी देही में जो है वो लुगा नहीं है, कपड़ा नहीं है ना। ककर कापे जोड़ेगा, पूरा शरीर जो है वो ठंडा से काँप रहा है। ककर मूल्य बहराए खन छोलल छोलल बात, और किसी के मुंह से जो है वो छोला हुआ बात नहीं बहराता। इतना सब के बावजूद भी जो है यहाँ के लोगों में इतना प्रेम है कि बहुत बढ़िया बढ़िया बात वो बोलते हैं। यहाँ के लोगों का वो दुर्दशा दिखाया जा रहा है कि जहाँ मानभूम में कोयला है, पूरे झारखंड को आप देख लें तो सारे खनिजों से परिपूर्ण है, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों की क्या दुर्दशा है। दिव्य ज्योति में पानुरी जी के व्यक्तिगत गरीबी को दिखाया गया है। यह गरीबी उनके साथ मरते दम तक साथ रही, है ना, तो उनकी गरीबी इतना थी। और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि अंग्रेजी सरकार में यहाँ के लोगों की क्या दुर्दशा थी, तो इसमें जग जाहिर है ना। किंतु साहित्य प्रेम साथ साथ रही। तो बोलते हैं जी ललचे देख खुद दादा के छानी, मन करे कखन ओकरा तोड़ के आनी, है ना। हाँ अच्छा, जी ललचे देख कद्दू दादा के छानी, मन करे कखन ओकरा तोड़ के आनी। 1908 के आसपास, हाँ, तो ये बोलते हैं जी ललचता है देख करके जो दादा के छानी में कद्दू है। छानी किसको बोलते हैं? खपरा का जो घर होता था उसको छानी बोलते हैं। तो लड़ जो है ना वो खपरा पे भी चढ़ जाता था, तो कद्दू वहाँ पे पड़ता था। तो बेचारा का गरीबी इसमें दिखाने की बात किया जा रहा है। और हो सकता है कि इसमें कुछ और भी हो, सिर्फ गरीबी के एंगल से देखना ये बात सही नहीं रहती है, क्योंकि बहुत बार हम लोग गरीबी के नाम पे जो है वो लेखक को उतना नहीं आंक पाते जितना आंकना चाहिए। क्योंकि लेखक जो होते हैं साहित्यकार, और खास करके पानुरी जी जैसे लोग, तो वो गरीबी वगैरह से काफ़ी ऊपर है, तभी तो वो साहित्यकार हैं। अगर वो सिर्फ गरीबी में रहते तो साहित्यकार नहीं रहते, उनका मुख्य मकसद पैसा कमाना रहता। तो आजकल के लेखक या कोई और जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि सभी बात को ना गरीब से जोड़ करके दिखा देंगे, गरीबी से जोड़ करके दिखा देंगे, तो उससे क्या होता है कि हम लोग उनके टैलेंट को कम आंक पाते हैं। पानुरी जी वैसे नहीं थे। अब समझ सकते हैं कि पानुरी जी कितना बढ़िया से लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि दादा के छानी में कद्दू को देख करके जी ललचता है और मन करता है कि कखन ओकरा तोड़ के आनी, और मन करता है कब उसको तोड़ के लाए। तो बताइए ना, इतना बढ़िया बात को कविता में लिखना कम बड़ी बात नहीं होती है। हो सकता है उसको कविता की दृष्टि से लिख रहे हो और लोग उनको कद्दू का वो मतलब गरीबी के रूप में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसी नहीं है, बल्कि वो बाकी समाज की भी चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे समझने का प्रयास करें। 1908 के आसपास से झारखंड में क्षेत्रीय भाषा की अपनी पहचान और अस्मिता को लेकर के झारखंड के प्रबुद्ध वर्ग, ठीक है ना, इन सारी स्थितियों को देखता रहा है और अनुभव करता रहा है। तो 1908 ईस्वी के आसपास से झारखंड में जो क्षेत्रीय भाषा की अपनी पहचान और अस्मिता को लेकर के झारखंड के प्रबुद्ध जन जो जितने भी हैं वो सारे लोग जो हैं वो इसका अनुभव कर रहे थे और उसका सपोर्ट कर रहे थे। जातीय अस्तित्व एवं अस्मिता की रक्षा के राजनीतिक अधिकार के साथ भाषिक एवं सांस्कृतिक पहचान सर्वाधिक जरूरी है। और ऑब्वियसली ये बहुत जरूरी है कि हमारी अपनी जो मातृभाषा है उसकी रक्षा होनी चाहिए। यहाँ तक कि हमारे जो यूनाइटेड नेशंस है वो कई ऐसे भाषाओं को बोला है कि इनकी अगर संरक्षण नहीं की जाएगी तो वो लुप्त हो जाएंगी। और चूंकि भाषा ही हमारी संस्कृति होती है, भाषा से बहुत सारी संस्कृति छुपी होती है, तो हम लोग उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार छोटी बड़ी कई घटनाएं भाषा आंदोलन को जन्म दिया। और भाषा आंदोलन जो झारखंड में चल रहा है अभी भी और जो उस समय से चलते आ रहा है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। हमें अपनी भाषा से प्रेम होना चाहिए। जैसे कुछ उदाहरण बताते हैं कि जब मैं एक अपने मित्र जब बीएड कर रहे थे उस समय एक हमारी मित्र हैं, उनसे जब मैं मिला तो वो बताए कि मतलब वो जो है वो तेलंगाना में मतलब तेलंगाना नहीं हैदराबाद में जो है उनका अपना एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, उनका फैमिली वहाँ रेस्टोरेंट चलाता है, झारखंड से वहाँ गए हैं। तो वो जो मैम है उनका नाम तो भी हम नहीं ले सकते हैं, कुछ प्राइवेसी इश्यूज भी रहते हैं। तो वो मैम बताए हमको कि मतलब वो जब वहाँ पे थे तो देखे कि अगर दो तेलुगु लोग, ठीक है, अगर वो यूनिवर्सिटीज़ में ही क्यों ना मिल गए हों, कोई ऑफिस में ही क्यों ना मिल गए हों, रेस्टोरेंट में भी हो, तो मजाल है जो वो तेलुगु भाषा को लेकर के किसी और भाषा में वो बात कर ले। मतलब ये उनको अपनी भाषा को लेकर के इतनी गर्व है। लेकिन अगर हम ही लोग में से देख लें, कोई ऊंचा जगह पे चले जाए और अगर उनकी माँ फ़ोन भी करती हैं और जिसमें खोटा में बात करते हैं तो वो बहाना बना लेते हैं कि माँ थोड़ा देर बाद में बात करते हैं। तो मतलब समझिए हमारा भाषा के प्रति किस प्रकार का प्रेम है। हम खोटा में बात करने में इतनी शर्म क्यों महसूस करते हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए खोटा भाषा में बात करना, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, उसी से हमारी संस्कृति है, उसी से हमारा जीवन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे कहानी है कि अस्मिता संकट और इसके बोध के साथ राजनीतिक प्रदर्शनों आदि के साथ ही भाषा संस्कृति के क्षेत्र में भी काम होने लगा। तो वही बोलता है कि अस्मिता और संकट के इसके बोध के साथ जो राजनीतिक प्रदर्शन के साथ साथ जो है भाषा संस्कृति के क्षेत्र में भी काम होने लगा। तभी तो खोरठा जैसा साहित्य का भी जो है अध्ययन आज हम लोग कर पा रहे हैं। खोरठा हो गया, कुरमाली हो गया, है ना, ऐसे कई भाषा हो गया।
नागपुरी भाषा हो गया। सरकार की ओर से आदिवासी और होड़ संवाद पत्रिका प्रकाशित हुई। तो सरकार की ओर से जो है आदिवासी और होड़ संवाद पत्रिका प्रकाशित हुई, इसका याद रखिएगा। आदिवासी और होड़ संवाद पत्रिका जो है सरकार की ओर से प्रकाशित होनी शुरू हुई 1957 ईस्वी में। अब आज़ादी के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। आकाशवाणी रांची की स्थापना से, अब रांची में आकाशवाणी की स्थापना 1957 में हुई थी। यहाँ की भाषा, संस्कृति और अभिव्यक्ति को गति मिली, क्योंकि अब आकाशवाणी में वो सारी चीज़ें आने लगी। 1960 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय रांची की स्थापना से क्षेत्रीय भाषा के क्षेत्र में उत्साह का संचार एवं उम्मीदें लगी। और रांची में अभी भी खोरठा का अध्ययन होता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं पर काम होने लगे। बीच बीच में बड़े बड़े सांस्कृतिक समारोह, सम्मेलन, भाषा संगोष्ठी, परिचर्चा आदि आयोजित किए जाने लगे, है ना। आगे है 1908 के दशक में, मतलब 1960 है, हम 8 बोल दिए गलती से। 1960 के दशक में, मतलब 1960 से 70 के बीच में ही नागपुरी भाषा परिषद की पहल पर रांची विश्वविद्यालय रांची क्षेत्र भाषा साहित्य पर अनुसंधान करने की अनुमति मिल गई। तो रांची विश्वविद्यालय में जो है वो क्षेत्रीय भाषा जितनी भी है वो सारे पे साहित्य पर अनुसंधान करने की अनुमति मिल गई। और 1970 के दशक में अनेक भाषा संस्कृति सम्मेलनों का आयोजन किया गया और इसमें लोगों में भाषाई अस्मिता बोध का जुनून सवार हो गया। और उस समय से जो है वो लोग अपने भाषा के प्रति जो है उसकी अस्मिता के लिए काफ़ी जो है वो मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि अवेयर हो गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ एक ही प्रस्ताव लिया जाता था। तो जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है उस सबके साथ साथ एक ही प्रस्ताव लिया जाता था कि सरकार हमारी भाषाओं को उचित मान्यता दे। तो जब भी बात आती थी कि बोले एक अलग झारखंड चाहिए, साथ में वो भाषा भी आती थी कि हमारी भाषाओं को उचित मान्यता दे और रांची विश्वविद्यालय रांची में इसकी पढ़ाई प्रारंभ करे। इस भाषिक सांस्कृतिक समारोह का परिणाम यह हुआ कि बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की ओर से झारखंडी भाषा के सर्वेक्षण योजना बनाई गई। और इतना आंदोलन हुआ तब कहीं जाकर के झारखंडी भाषाओं के लिए जो है एक परिषद जो है वो बनाया गया 1980 में। तो 1980 ईस्वी में रांची विश्वविद्यालय रांची में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना आदि से भाषा साहित्य के प्रति लोगों का रुझान बढ़ गया और उनके साहित्यिक रचनाएं होने लगी। और 1980 के दशक में जो है वो देखा गया 1980 ईस्वी में कि झारखंड में जो रांची विश्वविद्यालय है वहाँ पे जो है वो जनजातीय क्षेत्र भाषा विभाग, एक अलग से विभाग की स्थापना हुई। 60 के दशक के बाद साहित्यिक रचनाएं हर विद्याओं में होने लगी, है ना। तो 60 के बाद जो है 60 के दशक के बाद साहित्यिक रचना हर भाषाओं में एक तरह से होने लगी। सबसे अधिक पद विद्या में रचना की गई। इस काल में श्रीनिवास पानुरी जी के साथ ये झा, ठीक है ना, अजीत कुमार झा, विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ नागर इत्यादि साहित्यकारों की रचना सामने पाठकों के बीच आने लगी। और खोरठा के ये सारे जो लेखक हैं श्रीनिवास पानुरी जी के साथ साथ अजीत कुमार झा हो गए, विश्वनाथ दसौंधी राज हो गए, विश्वनाथ नागर हो गए, ये सभी का भी जो लेखन है वो पाठकों के सामने आने लगा। इस काल को साहित्यकार झारखंडी साहित्य का पुनर्जागरण काल की संज्ञा देते हैं। और इसी काल को जो है साहित्यकार जितने भी हैं झारखंडी साहित्य का पुनर्जागरण काल की संज्ञा दिया जाता है, जिसमें लोगों को जागृत किया जा रहा है। उन सारे जो लेखन है उनके माध्यम से लोगों में जो है वो जान लाया जा रहा है। यह झारखंड अलग राज्य बनने तक सीमा निर्धारण की। इस दशक के बाद गद्य साहित्य की लगातार सारे विद्याओं की रचना होने लगी। इसी काल में पद विद्या की रचित रचनाएं इस प्रकार है और उसमें से उनका जो कुछ पद विद्या है वो क्या है उस तरह से देखते हैं। तो मेघदूत जो है उसके बारे में कुछ चर्चा देख लेते हैं। मेघदूत खोरठा पद्य साहित्य के विकास में श्रीनिवास पानुरी जी द्वारा रचित खंड काव्य है, एक काव्य खंड है, महत्वपूर्ण स्थान रखता है, ठीक है। इस काव्य का प्रकाशन जो है 1968 ईस्वी में हुआ था। 1968 ईस्वी में मेघदूत का प्रकाशन हुआ था। यह कालिदास द्वारा रचित मेघदूत का खोरठा अनुवाद है। तो जो मेघदूत है वो कालिदास द्वारा रचित जो मेघदूत संस्कृत में है उसी का खोरठा अनुवाद जो है वो श्रीनिवास पानुरी जी ने किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और मेघदूत जो है वो प्रेम की कथा को दिखाता है। इस काव्य के संबंध में डॉक्टर वीर भगत तलवार जी ने कहा है, खोरठा में मेघदूत पढ़कर जरा भी नहीं लगता कि मेघदूत किसी अन्य भाषा की कविता, वह तो श्रीनिवास पानुरी के गांव की कहानी है। और वो उस तरह से बोलते हैं, देखिए क्या बोलते हैं। रात दिन कांद कांद, मतलब रात दिन रोते रोते, फुलाए ले होती आँख, तो बोल आँख को फुला लिए हैं, मतलब आँख रोने से फूल गया है। गरम गरम निकासे के चोट खाई खाई, ठीक है, बदरंग भी भे गेल होते हैं, है ना। तो गरम गरम जो है वो निकासे चोट खा करके बदरंग हो गए हैं।
लरकल रुख चूल्हा, हाँ लरकल रुखर चूल, तो जो रुखर का मतलब होता है रूखा जो है, बाल जिसमें तेल वेल बहुत दिन से नहीं पड़ा हुआ जैसे तैसे हो, तो उसी को बोलते हैं चूल। तो जो लड़का हुआ चूल है मतलब झूला हुआ चूल है, झूल रहा है कि हथेली गाल दबाइल कारण, और हथेली से गाल के दबाइल कारण झपाए श्रीहीन भेल होत ओकर मुंह, ठीक है ना, इसीलिए ओकर जो मुंह है वो झपाइल टाइप का हो गया, झपाए। तो ओटे परल चांद ऐसन है मेघ, और तू जी बोल वैसन परल चांद जैसन ही जैसे मेघ है ना। अगला है राम कथा अमृत। 1970 ईस्वी में श्रीनिवास पानुली जी ने राम कथा पर आधारित खंड काव्य की रचना की। इस काव्य में श्री राम कथा छोड़कर, सिर्फ श्री राम कथा छोड़ करके सभी क्या लिखा हुआ है दिख नहीं रहा, सभी मिलिक हैं तनि। राम कथा अमृत घरतुपाड्य छंद रचना है तथा सरल शब्दों का प्रयोग किया गया। 3 खंडों में छपा राम कथा अमृत जो है राम भारत मिलन, अच्छा राम और भरत मिलन जो है तक ही चर्चा की गई है, तो उसे बाद की कहानी की चर्चा नहीं की गई है। तो ये राम कथा अमृत है 1970 ईस्वी में जो है वो आया हुआ था, और इसमें जो है राम भरत मिलन तक का ही चर्चा किया गया है। अगला पुस्तक है युगे के गीत, है ना, युगे गीता, गीता के बारे में। तो श्रीनिवास पानुली जी द्वारा साम्यवादी विचारधारा पर आधारित युगे के गीता की रचना 1968 ईस्वी में की गई थी। तो वो साम्यवादी विचारधारा से प्रेरित है। साम्यवादी विचारधारा का मतलब क्या होता है? तो कम्युनिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं, जो समाजवाद की बात करता है, जो ब्रदरहुड की बात करता है, सभी में बराबर की बात करता है, संसाधनों का मतलब जो है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये सारी की बात किया जाता है। तो वही युगे की गीता जो रचना है वो साम्यवादी विचारधारा पर आधारित है। अभी तक जो कुछ हम लोग देखे वो एक मूल पुस्तक से देख रहे थे, और अब हम लोग जो है वो कुछ थोड़ा साइड बुक्स को लेते हैं और उससे जल्दी जल्दी में रिवाइज करते हैं। तो देखिए क्या है, उनका जन्म हम लोग देखें 25 दिसंबर 1920 से, एक प्रकार का रिवीजन है, जल्दी जल्दी मारना है, आगे बढ़ना है। और उनका जो मृत्यु है वो 7 अक्टूबर 1986, उनका जन्म का स्थान बरवड्डा कल्याणपुर धनबाद था। उनका माता का नाम दुखनी देवी, पिता का नाम शालिग्राम पानुरी था। उनकी शिक्षा मैट्रिक तक हुई थी, ये हम लोग देख लिए हैं। बड़े भाई का नाम राम खिलावन पानुरी है, बेटा का नाम अर्जुन पानुरी, अरुण पानुरी, ध्रुव पानुरी। हमको नहीं लगता है कि बेटा बेटी का नाम पूछना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है वो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हम लोग लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं, उनके माता पिता तक की समझ में आता है, उनकी पत्नी तक का समझ में आता है, ठीक है। तो आजकल जो भी पुस्तक लिख रहे हैं वो कुछ भी डाले जा रहे हैं। अब कोई एक आदमी को अगर हम लोग उठा ले तो इन्फॉर्मेशन की कमी थोड़ी ना, कहाँ खाने जाते थे, कहाँ बैठते थे, कहाँ उठते थे, उनके कौन कौन दोस्त हैं, तो वो सारे कुछ मतलब लगता है कि ये हास्यास्पद है। अगर आप लोग हिंदी का अध्ययन शुरू से किए हैं तो हम लोग 9th-10th में भी देखते थे कि जो NCERT है उसमें जो है हम लोग कवि का लेखक का हम लोग परिचय पढ़ते थे, तो वहाँ पे क्या रहता था, कवि के जो रचना है उनके बारे में विश्लेषण अध्ययन करते थे। कवि का जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ, उनका साहित्य में क्या योगदान था, उनके माता पिता का नाम और उनकी पत्नी का नाम, यहाँ तक ही पढ़ा जाता था। परंतु आजकल जो भी किताब छाप रहे हैं, खोरठा छाप रहे हो या कुछ और छाप रहे हो, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी वहाँ पर डाल दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे उनका बेटा बेटी का नाम डाल दिया गया, उनका भाई का नाम दे दिया गया, ये सब कुछ। खैर, तो हम लोग को ध्यान रखना है क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या याद रखना है, क्योंकि खोरठा में जितने सारे लेखक हैं उन सबके बारे में अगर उन लोग का याद करने लग जाए तो वो शायद संभव नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें जो मुख्य रूप से आप याद रखिएगा कि उनका माता का नाम दुखनी देवी, पिता का नाम शालिग्राम पानुरी था, और वही काफ़ी है यहाँ तक। अब हम लोग मैट्रिक पास देखते हैं तो 1939 ईस्वी में वो मैट्रिक पास किए थे। लिखना शुरू 1946 में किए, काम धाम 1946 में ही गुमटी खोले थे, और वो पान की गुमटी चलाते थे पुराना बाजार में, है ना, धनबाद पुराना बाजार में। पानुरी जी के विवाह, हाँ ये ज़रूरी है कि मूर्ति देवी था। अब देखिए उनकी बहन का नाम दे दिया गया है, असल गांव नवादा है, ऐसे कर करके जो है बहुत सारी बात दे दिया गया, जो हमारे लिए ये ओवर इन्फॉर्मेशन है और मतलब जो कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो हम इस पुस्तक को इसलिए भी लिए हैं ताकि आप देख सकें कि हमारे लिए जो है वो कितना जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देता है, जिससे हमारे पाठक वर्ग जो भी हैं उनको कितनी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन से याद करने लग जाए तो कितनी सारी इन्फॉर्मेशन से जो कभी ख़त्म ही ना हो। आगे है पानुरी के खोरठा के वाल्मीकि के कहले, है ना। तो पानुरी को जो है खोरठा का वाल्मीकि बोले थे रामदयाल पांडे। पानुरी जी के अक्षय बोर कहले, है ना। अक्षय बोर मतलब ये तो हमको भी नहीं पता, अक्षय बोर, अक्षय का मतलब अक्षय होना चाहिए था शायद, तो वो शांति भारत बोले थे। पानुरी जी के खोरठा के टैगोर कहले, मतलब खोरठा का टैगोर, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर है उन्हीं का नाम से खोरठा के टैगोर जो है डॉक्टर चतुर्भुज साहू बोले।
पाणुरी जी जो एक छायावादी कवि थे और पाणुरी जी के खोरठा को भीष्म पितामह विश्वनाथ दशौंधीराज बोले थे। हिंदी भाषा खातिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जो काम किए थे उसी प्रकार खोरठा भाषा के लिए पाणुरी जी किए। श्रीनिवास पाणुरी जी का पहला लिखा हुआ नाटक था उद्भासल कर्ण, है ना। तो उद्भासल कर्ण जो है वो पाणुरी जी का पहला नाटक था। पाणुरी जी जो है वो खोरठा भाषा का रचना 1950 में शुरू किए थे, वहाँ तो 1946 भी दिखा रहा था। पाणुरी जी खूब काव्य कहानी उपन्यास लिखे रहे। पाणुरी जी रांची विश्वविद्यालय के सलाहकार थे, है ना। पाणुरी जी कालिदास के लेखक मेघदूत का खोरठा रचना किया, हम लोग देख चुके हैं। पाणुरी जी मेघदूत के अनुवाद 1968 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किए थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जो है वो 1968 में मेघदूत का जो है वो अनुवाद किए हुए थे। पाणुरी जी मातृभाषा नाम की पत्रिका का प्रकाशित कर और आकाशवाणी रांची से 1957 में प्रकाशन फैल था। पाणुरी जी छायावादी कवि थे, देख लिए हैं। पाणुरी जी का जो पहला खोरठा कविता 1954 साल में एक कविता संग्रह था बाल किरण प्रकाशित हुआ था 1954 में, है ना। पाणुरी जी झारखंड आंदोलनकारी का नाम जो है उनके टाइम में शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो हो गए, ए.के. राय के परिचय रहो हलत, तो उनका ये सबसे परिचय था चूँकि वो झारखंड खोरठा भाषा के आंदोलन के लिए लड़ रहे थे। पाणुरी जी जो है वो कविता बाल किरण के राष्ट्रवादी अखबार श्याम कृष्ण बख्शी समीक्षा भावे छापले हैं। तो वो जो श्याम कृष्ण बख्शी समीक्षा ये भावे छापल और एकर लिखल कविता मेघदूत के गोटे भारत देश परंपरा भेल कहले, जेकर नाम जयजका कवि साहित्यकार एकर आलोचना करल हले, जैसन राधा कृष्ण, राहुल सांकृत्यायन, रामदयाल पांडे, डॉक्टर वीर भगत भारत तलवार, हंस कुमार तिवारी आरो। पाणुरी जी के शोभे कवि जी कहे हले के डाके हले, मतलब सभी जो उनको कवि जी बोलता था। पाणुरी जी परिचय कवि पाठ करे घोटे भारत के नाम, ये सब हम लोग देख चुके हैं कि मतलब ऐसा जैसे लिख रहा है कि कवि पाठ करे घड़ी गोटे भारत के नाम जज के साहित्यकार से हले, जैसे हरिवंश राय बच्चन, राहुल संस्कृतायन, राम नारायण पांडे, बेधड़क रनारसी, रामदयाल पांडे, शिवपूजन सहाय, ये सब। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र के युग गीत के कहे के ओकर काव्य अनुवाद कर ले। मजदूर नेता रामनिका गुप्ता इनकर रचना से खुश होकर शनिवार काव्य गोष्ठी करल हले। पाणुरी जी अपन 40 बच्चर किताब खोरठा के 40 हिंदी किताब लिखले हैं, तो 40 बच्चर में 40 हिंदी किताब लिखे हैं, ठीक है। और पाणुरी जी जो का लिखल गिदर खेला गोना, जैसे गिदर को खिलाने के लिए नाम बांदर नाच रे मोरे चाहे बाच रे, है ना। और आगे रांची विश्वविद्यालय के वो विभाग के संपादक मंडल रहे थे और इनका आजीवन जो है सदस्य रूप शामिल किया गया आजीवन भर, और हम लोग इनके देख चुके थे क्या क्या है। तो इस प्रकार हम लोग पाणुरी जी के जो हैं वो बारे में पढ़ लिए और आशा है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। ह्यूमैनिटी साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।